जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग PYQ का क्लास नंबर 22 करने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफी मुख्य प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी से आग्रह है कि जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या बोला जा रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। बताइए शिक्षण अधिगम किस तरह की प्रक्रिया यात्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ठोस से अमूर्त की ओर, बी में है सरल से कठिन की ओर, बी में है ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी में है मेरे साथी ये सभी। क्या हो जाएगा? तो मेरे साथी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा ये सभी होगा। ठोस से अमूर्त की ओर भी होगा, सरल से कठिन की ओर भी, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? छात्र द्वितीयक है। तो बताइए मेरे साथी छात्र द्वितीयक कब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है निरंकुश शिक्षण में, बी में बोला है प्रजातांत्रिक शिक्षण में, सी में खुला शिक्षण में, और डी में है मेरे साथी प्रगतिशील शिक्षण में। तो बताइए जहां पे प्रगतिशील शिक्षण होगा, खुला शिक्षण होगा, प्रजातांत्रिक शिक्षण होगा, तो क्या वहां पे छात्र द्वितीयक होगा? छात्र तो वहां प्रथम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्योंकि छात्र भगवान नहीं माना जाता है। अभी छात्र को ही मुख्य भूमिका में रखना है, समझे कि नहीं। मतलब अभी जो भी हम लोग स्टडी स्कूल में करवाते हैं तो क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है ना। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है छात्र द्वितीयक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा निरंकुश शिक्षण में। जहाँ पे निरंकुश शिक्षण होगा वहां पे छात्र द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। स्वायत्त अधिगम है। बताइए मेरे साथी स्वायत्त अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञान स्व प्रयास से, बी में शिक्षक के प्रयास से, सी में परिवार के प्रयास से, और डी में समाज के प्रयास से। बताइए मेरे साथी स्वायत्त अधिगम का क्या मतलब होगा? स्वायत्त अधिगम का मतलब होता है ज्ञान स्वयं के प्रयास से। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ज्ञान स्वयं प्रयास से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें क्या बोला है? अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। बताइए मेरे साथी अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में क्या प्रयोग होता है? तो मेरे साथ ये प्रयोग होता है क्रिया। क्या होगा? क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। बताइए ब्लूम के वर्गीकरण की संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है न्यूनतम स्तर अनावश्यक, बी में व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, सी में शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं है, और डी में मेरे साथी उपयोग सभी। क्या होगा? उपयोग सभी होगा क्या? बताइए क्या होगा? तो मेरे साथी इसका एक आलोचना है न्यूनतम स्तर अनावश्यक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? आगमन विधि। क्या है मेरे साथी? आगमन विधि। आगमन विधि किस तरीके का पाठ्यक्रम है? बताइए ऑप्शन नंबर ए में बोला है शिक्षक केंद्रित, बी में बोला है पाठ्यक्रम केंद्रित, सी में बोला है शिक्षार्थी केंद्रित, और डी में बोला है विद्यालय केंद्रित। बताइए मेरे साथी ये किस तरह का पाठ्यक्रम है? तो ये मेरे साथी है विद्यार्थी केंद्रित। क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आगमन विधि की त्रुटि है कि यह। बताइए आगमन विधि की क्या त्रुटि है कि यह क्या करता है? ए में अधिक समय लेता है, बी में तत्काल समाधान देता है, सी में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, डी में शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। बताइए मेरे साथी तो आगमन विधि में शिक्षक को प्रभावी नहीं बनाएगा, अव्यवस्था भी उत्पन्न नहीं करेगा, तत्काल समाधान भी नहीं देगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगमन विधि की यह त्रुटि माना जाता है कि थोड़ा अधिक समय लेता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा को जब आप उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो थोड़ा आपको समय लगता है विषय वस्तु पर पहुंचने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? निगमन विधि का लाभ है। बताइए मेरे साथी निगमन विधि का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए में सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, सी में एक ही साथ सभी को शिक्षण, और डी में उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका लाभ क्या है? तो मेरे साथ इसका सभी है इसका लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निगमन विधि में सभी विषयों में प्रयोग संभव है, उच्च स्तर के लिए ये उचित है, एक ही साथ सभी को शिक्षण निगमन विधि में दिया जा सकता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है?
पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। बताइए पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, और डी में ये सभी। तो मेरे साथी पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य किसके लिए होता है? ये शिक्षक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इसमें क्या बोला है? ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? बताइए मेरे भाई, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरिल मॉडल, बी में है गेने मॉडल, सी में है एडीडीआई मॉडल, और डी में है मेरे साथी कोई नहीं। क्या इसका जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी गेने मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गेने मॉडल में ध्यान आकर्षित करना इनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? बताइए मेरे साथी, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो ए में है श्यामपट्ट कौशल, बी में है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, डी में है ए और बी दोनों, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है मेरे साथी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण कौशल दोनों शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है मेरे साथी? इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब लिखिए। अनुदेशन एवं शिक्षण, क्या बोल रहा है? अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। बताइए मेरे साथी, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, बी में दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, सी में दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। यही दोनों में क्या है? परस्पर एक समानता देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में बोला है एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा। बात तो सही बोल रहा है मेरे साथी, सूक्ष्म शिक्षण में एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा शामिल होती है। बी में क्या है? यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। बताइए मेरे साथी, क्या ये आत्मविश्वास को कम करता है? सी में क्या है? यह रचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। बताइए मेरे साथी, यह रचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। तो बात तो सही बोल रहा है, यह रचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। डी में क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या छाटना है? गलत छाटना है। तो गलत हमको मिल गया, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। यही क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में गलत माना जाएगा। ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है मेरे साथी, जब ये शिक्षक को जब ये ट्रेनिंग दिया जाता है तो शिक्षक का इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, न कि घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें क्या बोला है? कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए में है कक्षा का अनुशासन, बी में है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, सी में है कक्षा का सामाजिक वातावरण, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिगम पर सर्वाधिक दृष्टिगोचर करता है बालकों को। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है? समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। बताइए मेरे साथी, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या होते हैं? तो ऑप्शन में दिया है ए में इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, बी में समावेशन विविधता को महत्व देता है, सी में ए और बी दोनों, और डी में मेरे साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ए और बी दोनों। समावेशी शिक्षा में इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, बात सही है। समावेशन विविधता को महत्व देता है, ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। इसमें क्या बोल रहा है मेरे साथी? पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां क्या होता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है ढेर सारी किताबें रखी हुई है, बी में है ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, सी में ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं,
डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा मेरे साथी? तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? बताइए मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? बताइए इसमें से कौन एक पुस्तक का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए में सामान्य पाठ्य पुस्तक, बी में संदर्भ पुस्तक, सी में ए और बी दोनों, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका सही जवाब होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक ये दोनों क्या हो जाएगा? पुस्तक का प्रकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? अब बताना है मेरे साथ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सहानुभूति, बी में है संचार, सी में रचनात्मकता और डी में ईर्ष्या। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी साथियों को इसका जवाब दिख गया होगा। क्या होगा? ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक में ईर्ष्या का भावना नहीं होना चाहिए। सभी के लिए क्या हो? समान भावना हो, सभी को एक समान समझे। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? बताइए मेरे साथी, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अब वो व्यक्तिगत गुण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है संवेदनशीलता, बी में प्रबंधन क्षमता, सी में सामाजिक कौशल और डी में मेरे साथ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ये होना चाहिए संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये व्यक्तिगत गुण बहुत ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। उच्च शिक्षा में शिक्षण की भूमिका होती है। बताइए मेरे साथी, उच्च शिक्षा में शिक्षण की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, बी में छात्रों को जानकारी प्रदान करना, सी में छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। अब बताइए मेरे भाई, मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, बी में है परीक्षा, सी में है जांच और डी में है मापन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? निम्नांकित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? बताइए मेरे साथी, जो आपको 4 गो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, इसमें से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है निर्धारण मापनी, बी में है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सी में है जांच सूची और डी में है संचय रिकॉर्ड। बताइए मेरे साथी, इनमें से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? देखिए निर्धारण मापनी तो है, ये है, जांच सूची भी है, संचय रिकॉर्ड भी है। तो क्या इसमें नहीं है? तो ये नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे साथी क्या बोला है? पोर्टफोलियो एक उपकरण है। बताइए पोर्टफोलियो कैसा उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, बी में छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, सी में छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में और डी में उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? पोर्टफोलियो एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? तो ये छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में रखने वाला पोर्टफोलियो क्या है? एक उपकरण है। समझे? चलिए क्वेश्चन आइए मेरे साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? खेल कूद का प्रयोजन है। बताइए मेरे साथी, खेल कूद का क्या प्रयोजन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है शारीरिक विकास, बी में है नैतिक विकास, सी में है ए एवं बी दोनों। देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके कारण बी नीचे आ गया और सी ऊपर हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मेरे साथी, खेल कूद का प्रयोजन से शारीरिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? मनोवैज्ञानिक आधार। क्या बोला है मेरे साथी? मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। अब बताइए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका इन चारों में से कौन निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में छात्र संवेदना, बी में छात्र की खुशी, सी में छात्र की प्रकृति और डी में मेरे साथ छात्र की जरूरत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र की जरूरतें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छात्र की जरूरतें मनोवैज्ञानिक आधार पर ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है मेरे साथी? भारतीय समाज की विशेषता है। बताइए भारतीय समाज की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए में है रूढ़िवादी, बी में है अवैज्ञानिक, सी में है खुला और डी में है स्तरीय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी भारतीय समाज क्या है? स्तरीय है। क्या हो जाएगा? स्तरीय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि भूलने का कारण इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मानसिक द्वंद, बी में है याद करने की इच्छा, सी में है याद करने के दोषपूर्ण तरीके और डी में मेरे साथी उपरोक्त सभी। तो बताइए हमसे पूछ रहा है भूलने का कारण नहीं है, तो मानसिक द्वंद तो भूलने का कारण हो जाएगा, याद करने का दोषपूर्ण तरीका भी भूलने का कारण हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा? तो याद करने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो मेरे साथी जो ये चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से बताना है कि अधिगम प्रक्रिया को कौन प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बुद्धि, बी में तत्परता, सी में है रुचि और डी में है उद्देश्य निर्धारण। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने वाले है उद्देश्य निर्धारण। क्या है? उद्देश्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। इसमें क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। बताइए श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा कैसे प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बहुसंवेदी, बी में है केवल दृश्य, सी में है केवल श्रव्य और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बहुसंवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है मेरे साथी? डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। बताइए डांस ब्लॉक का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है जोड़, बी में है घटाव, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी डांस ब्लॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जोड़ने में भी किया जाता है, घटाने में भी किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे साथी आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? सभी साथियों को अगर क्लास पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना मार्क्स आया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।